गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे शिक्षक भाई बहनों और मेरे विद्यार्थियों। आज हम NMMS में विज्ञान विषय के अंतर्गत स्वतंत्र तंत्र पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके सामने चित्र बनना है लंग्स का। मैं अपना परिचय दे दूं, वैसे हर बारी बताता हूं। मैं अनिल कुमार, विज्ञान अध्यापक, कंपोजिट स्कूल बिजलीगढ़ से, और इस समय मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं समता बौद्ध विहारी शासनी से निःशुल्क पाठशाला कोचिंग सेंटर के माध्यम से। तो ये रहा हमारा परिचय। अब हम विषय पर चर्चा करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे। सबसे पहले बात आती है कि श्वसन क्या होता है। तो श्वसन का मतलब है ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ना। ये साधारण भाषा में श्वसन है। क्या है? रेस्पिरेशन, ठीक है। श्वसन का मतलब होता है रेस्पिरेशन। श्वसन एक उपापचयी क्रिया है, यानी इसमें नए प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, और इससे हमारे शरीर में एनर्जी बनती है, ऊर्जा। शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? रक्त। कौन करता है? और रक्त अपने साथ गैसों का परिवहन भी करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड मिनरल्स, ठीक है। और रक्त जो होता है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? ब्रीदिंग। शांत रहिए, कौन बोल रहा है? ऑक्सीजन गैस लेना, यानी हमने सांस अंदर खींची, ये हो गया इनटेक, ऑक्सीजन लेना। इसको कहेंगे निःश्वसन। क्या कहेंगे? इंस्पायरेशन अंग्रेजी में, निःश्वसन। और इसको अंतः श्वसन भी बोलते हैं, अंतः श्वसन। CO2 बाहर निकालना, जैसे CO2 बाहर निकालेंगे तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन, यानी निह श्वसन। निह माने बाहर छोड़ना, नी माने लेना और निह माने बाहर छोड़ना। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ समझते हैं हम कौन सी गैस हम कितनी ले रहे हैं और कितनी बाहर निकल रही है। जब हम नाक से सांस ले रहे हैं तो अंदर क्या जा रहा है बताइए? केवल ऑक्सीजन। वायु जा रही है। क्या जा रहा है? हवा जा रही है। जैसे ये चारों तरफ हमारे वायुमंडल में हवा है, तो इस हवा में 3 महत्वपूर्ण गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब हम इनटेक कर रहे हैं गैस को, जब हम हवा को इनटेक कर रहे हैं, तो हम हवा के साथ साथ 78% नाइट्रोजन जा रही है, 21% ऑक्सीजन जा रही है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हम ले रहे हैं, ठीक है। ये लेने की प्रक्रिया है। क्या कहते हैं लेने की प्रक्रिया को? निःश्वसन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और छोड़ने वाली को क्या? अब देखिए, मनुष्य का शरीर ऑक्सीजन इनटेक करने के लिए बना है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने के लिए बना है। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से ही मतलब है, नाइट्रोजन से कोई मतलब नहीं। तो नाइट्रोजन अगर 78% ली है तो बाहर भी हम 78% ही छोड़ेंगे, जितनी ली उतनी वापस कर दी। ऑक्सीजन 21% ली थी, लेकिन ऑक्सीजन लेने के बाद हमारे शरीर में अंतः क्रियाएँ हुई जिसमें ऑक्सीजन का कंजप्शन हो गया, यानी ऑक्सीजन खर्च हो गई। तो हम छोड़ेंगे 17%। कितनी छोड़ेंगे? यानी 4% ऑक्सीजन का हमने यूटिलाइजेशन कर लिया या इस्तेमाल कर लिया। किसमें? ऑक्सीजन किसमें काम आती है? ऑक्सीजन हमारे शरीर को संचालित करने के लिए सबसे अधिक ऑक्सीजन ही तो होती है, और ऑक्सीजन ले जाने वाला ऑर्गन है रक्त। क्या है? रक्त का काम यही होता है बच्चों कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को प्रत्येक कोशिका के प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया को पहुंचाए और वहां पर जाकर वो क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज का निर्माण करे, और ग्लूकोज के निर्माण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो, जिस CO2 को लेकर लंग्स उसे बाहर निकाल दें। ये होता है अंतः श्वसन। क्लियर? तो 21% ऑक्सीजन ली, 70% निकाली। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ली थी, कम ली थी। कितनी ली थी? 0.03 का मतलब ये 1 से भी कम है कि नहीं कम? जिस 100 रुपये का 30वां हिस्सा हो गया, 3वां, ठीक है। और हम निकाल रहे हैं 4%। कितने निकाल रहे हैं? यानी शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि शरीर कार्य करता है तो ब्लड, ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया ये सब मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते निकालते हैं। तो ये समझ में आएगा निःश्वसन और निःश्वसन। अब हम आते हैं श्वसन मार्ग। जो हमारा श्वसन मार्ग होता है बच्चों, यानी सांस लेने का अंग होता है। तो आप बताएं, हम सांस किस अंग से लेते हैं? नाक से कि मुंह से? देखो, नाक और मुंह जो है बच्चों सांस लेने के रास्ते हैं। क्या है? इनसे वायु अंदर जाती है। क्या जाती है? हम जब डायफ्राम फूलता है, हम सांस लो, तुम सब लोग ऐसे लो सांस, तो ये सांस में हमारे लंग्स जो हैं
वो फैलते हैं। क्या होता है? फैलते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया लंग्स के द्वारा हो रही है, यानी ये फेफड़े, ये जो चित्र बना हुआ है ये फेफड़ों का है, इसके बारे में अभी समझाएंगे हम। तो अब हम सांस लेने के रास्ते समझते हैं, कहाँ कहाँ से हमारे अंदर वायु प्रवेश करती है और कहाँ से निकल कर आती है। तो सबसे पहले हमारा नासा द्वार पड़ता है। क्या पड़ता है? नासा द्वार। यानी इसको नकुआ देसी भाषा में बोल देते हैं, अंग्रेजी में नोस्ट्रिल्स। ठीक है। Yes, sir. जैसे हमारे स्कूल में एक बच्चा है जिसके नोस्ट्रिल्स बड़े हैं, नकुआ जैसे भैंस के कितने बड़े बड़े होते हैं, देखे। Yes, sir. जितने भी स्तनधारी जीव हैं, यानी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और जो बच्चों को जन्म देते हैं, वो सभी नाक द्वारा ही सांस लेते हैं और लंग्स द्वारा और नाक द्वारा। नासा द्वार के बाद आती है नासा कपाट, यानी नाक के ऊपर वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं नासा कपाट। क्या बोलते हैं? नासा कपाट। उसके बाद आती है ग्रसनी। अब ग्रसनी मुंह जब खोलेंगे हम, तो मुंह के अंदर दो पाइप होती हैं, फूड पाइप और विंड पाइप। तो जो विंड पाइप यानी वायु वाली हवा पाइप जो होती है, उसका भाग जो होता है वो ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका भाग क्या कहलाएगा? ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी। ये हमारा मुंह जो है हलक जैसे बोलते हैं, हलक। मुंह फाड़ेंगे तो आपको एक छोटी सी संरचना लटकी हुई दिखाई देगी, जीभ सी, वो होता है एपिग्लोटिस। क्या होता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के अंदर का भाग जो होता है दैट इज ग्रसनी। वह है वायुकोश होता है, एक तरफ हवा की नली और एक तरफ पानी उसकी भोजन की नली का। ठीक है। ग्रसनी के बाद आता है स्वर यंत्र। गले पे हाथ रखते जाओ। पहले कहाँ थे हम? नाक पे, फिर नासा कपाट, फिर ग्रसनी। अब नीचे आ जाए, यहाँ उंगली रखेंगे तो दबाने पर आवाज बदल जाती है। तो ये होता है शांत। ये है हमारा स्वर यंत्र। क्या है? यानी यहाँ से आवाज निकलती है और आवाज चेंज भी होती है। छोटे बच्चे ऐसे करके निकालते थे सुर, तो वो ऐसे करते हैं तो वाइब्रेशन चेंज होते हैं, और हमारे लड़के हमारे स्वर चेंज होते हैं। तो ये होता है स्वर यंत्र, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। तो सबसे पहले बोलिए। स्वर यंत्र के नीचे वाला जो ठुड्ड होता है, ये जैसे गांव में कभी कभी टेंटिया बोल देते हैं कि मेरी टेंटिया दबा दी, या टेटुआ। टेंटिया या टेटुआ तो नहीं पता, लेकिन ये होता है ट्रैकिया। क्या होता है? ट्रैकिया। क्या होता है? ठीक है। तो स्वर यंत्र के बाद आएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया जब अंदर शरीर में प्रवेश करता है, यानी गर्दन से नीचे, तब वो कहलाता है ब्रोंकाई। इसमें देखिए, ये नासा द्वार, ये नासा कपाट, ये ग्रसनी, ये ट्रैकिया। ठीक है। ये जब अंदर जाएगा ये वाला हिस्सा, तो ये कहलाएगा ब्रोंकाई। क्या कहलाएगा? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकाई अंदर जब लंग्स में प्रवेश करता है, इस तरह से ये जब प्रवेश करेगा लंग्स में, तो ये छोटी छोटी शाखाओं में टूटेगा। क्या होगा? वो शाखाएं कहलाएंगी ब्रोंक्यूलस। क्या कहलाएंगी? ये जो शाखाएं ये कहलाती है ब्रोंक्यूलस। क्या कहलाती है? अब ये एक तरह से ये समझ लो कि पाइपलाइन बिछ गई। क्या बिछ गया? कहाँ से चली थी? नाक से लेके लंग्स में चारों तरफ पाइपलाइन बिछा दी। और ब्रोंक्यूलस के बाद आता है ये गोल गोल संरचनाएं। ब्रोंक्यूलस के मुहाने पर गोल गोल संरचनाएं पाई जाती हैं बच्चों। ये होता है एल्विली। क्या होती है? एल्विली। इस नाम को ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है? एल्विली। क्या है? क्या है? एल्विली के पास यहाँ पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में हीमोग्लोबिन जमा रहता है, रक्त। क्या जमा रहता है? रक्त जमा रहता है। अब यही सबसे महत्वपूर्ण काम करता है यहाँ पर। अब तक तो हम रास्ते तय कर रहे थे, अब श्वसन यहाँ से स्टार्ट होगा। O2 कहाँ तक पहुँची और कहाँ से CO2 आई, अब इसको समझेंगे हम। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब देखिए, हमने जो O2 इनटेक करी, यानी ऑक्सीजन ली हमने, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से चलती हुई आई, यहाँ से चलती हुई यहाँ तक आ गई, और लास्ट में एल्विली तक रुक गई। कहाँ तक रुक गई? ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं सारी चीज़ें, ये सब पाइपलाइन होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो हमारी ऑक्सीजन यहाँ आ गई, रक्त भाई साहब के पास। किसके पास आ गई? तो रक्त को आप ऐसे समझो जैसे कोई व्यक्ति पानी आने का इंतजार कर रहा हो और बाल्टी लेके खड़ा हो कोनों पर। जैसे ये मान लो ये पानी के नलके हैं, इनसे पानी आने वाला, बाल्टी लेके लाइन खड़ी हुई है, एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका नाम है रक्त। क्या नाम है? तो जैसे ही हम ऑक्सीजन लेंगे, लो सांस दोबारा,
ये सांस कहाँ तक पहुंची तुमने ली? यहाँ पे एलविली तक। कहाँ तक पहुंची? दोबारा सांस लो फिर महसूस करो। कहाँ पहुंची? एलविली पर। तो यहाँ पर क्या था? रक्त। अब देखो रक्त क्या करेगा, इधर ध्यान है। रक्त का काम होता है गैसों का परिवहन करना। किसका परिवहन? तो परिवहन का मतलब होता है लाना और ले जाना। मतलब एक गैस ले जाएगा तो दूसरी लाएगा। तो रक्त का काम यही है, भागता रहता है। अब ये करेगा रक्त, क्या करेगा कि चलो भैया काम पे लग जाओ। ये पूरा का पूरा रक्त जो है किसे दें? कोशिकाओं को। किसे दें? मतलब पूरे शरीर में बांट दो। लो भैया लो लो, क्या आया? ऑक्सीजन आई है, लो लो, तुम भी लो, तुम भी लो, सब लो ऑक्सीजन आओ। तभी तो अंग चलेंगे। ऑक्सीजन चलेगी तभी रक्त चलेगा, तभी अंग चलेंगे। तो रक्त भाई साहब अपनी बाल्टी लेके चल दिए कोशिकाओं तक। कहाँ तक चल दिए? अब कोशिका ने कहा कि भैया मेरे पास तो इसका काम है नहीं। कोशिका का पावर हाउस तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? तो इन्हें खून की जरूरत है, इन्हें पहुंचाओ आप। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होता है, वहाँ ग्लूकोज का निर्माण होता है और क्रेब्स साइकिल के अंतिम उत्पाद के रूप में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब रक्त भाई साहब खाली बाल्टी यहाँ पलट गए ऑक्सीजन की। अब वो क्या ले जाएंगे कि लाओ CO2 दो, CO2 दो, लाओ CO2 दो। CO2 दे के यहाँ पहुँचा देंगे। ले भैया CO2 एलविली तक CO2 पहुँचा देगा तक। तो अब क्या होगा काम? जब हमने सांस टांग रखी थी ऐसे, अब हम छोड़ेंगे। जैसे छोड़ी तो ये पूरी की पूरी CO2 यहाँ से बाहर। ठीक है, ऑक्सीजन गई, CO2 बाहर, ऑक्सीजन गई, CO2 बाहर। समझ गया ना? सबसे बड़ा प्रश्न मुझे भी नहीं पता था कि आखिर हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है जो निकल आते। तो अब पता पड़ गया कहाँ से आई है। कहाँ से आई? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र होता है जो ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज के निर्माण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वही गैस हम बाहर निकालते हैं। और यह क्रिया सेकंड के 100वें हिस्से में हो जाती है। ऐसा करो, सोचना रक्त कितनी तेज भाग रहा होगा बाल्टी लेके बेचारा। ले ऑक्सीजन, लाओ CO2, ले ऑक्सीजन, लाओ CO2। होगा कि नहीं? क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं? समझ गए ना किसका क्या कार्य है? ठीक है, इसे मिटा दें हम। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिएगा, मैं बाद में पूछता हूँ तो दिक्कत होती है। यहाँ पे एक चीज़ और समझा दूँ मैं। एलविली के मुंह पर गोल गोल बार्सल से होते हैं, छेद से, उनसे एयर बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है? एयर। यहाँ तक एयर ही आ रही थी, ऑक्सीजन नहीं कह सकते आप। क्या आ रही थी? आ रही थी ना, ये सभी आ रही थी बहन जी कि चलो हम चल रहे हैं संग। लेकिन लंग्स को क्या चाहिए? ये जो बाल्टी वाले भाई साहब थे, रक्त भाई साहब ने, भैया तुम नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं खड़ी रहो, मुझे चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए? क्योंकि मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, उन तक खून नहीं पहुंच रहा बेचारों तक, तो मैं उन्हें ऑक्सीजन दे के आता हूँ और अब तुम यहीं रहियो, मैं अभी कार्बन डाइऑक्साइड लेके लौट रहा हूँ। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके लौटते हैं कि चलो भैया अब तीनों बाहर निकलो, चलो बाहर। कि चो हम चो जाए, हम तो इन अंगों में काम आएंगे। तो 4% जो यहीं रह जाती हैं कि तुम यहीं रहो। ले की थी 21% और निकाली कितनी? 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड कि तुम ज़्यादा बन के आई हो तो तुम कम आई थी और ज़्यादा निकलो। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलेगी। हमने उत्सर्जन वाले पार्ट में पढ़ाया था, देखें किसे पता है। लंग्स किसका उत्सर्जन करते हैं? फेफड़े। हाँ, अब तो इसमें लिखी रही है। नहीं सर पता है, फिर भी सर ने क्वेश्चन भी हाँ, लंग्स CO2 का उत्सर्जन करते हैं। क्लियर है? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अलग अलग जीवधारियों के श्वसन अंग लिखिए, किसमें कौन सा श्वसन अंग पाया जाता है। देखिए जितने भी स्तनधारी होते हैं बच्चों, स्तनधारी बता चुका हूं मैं तुम्हें, उनमें फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं? स्तनधारी कहते हैं जो बच्चों को जन्म दे और बच्चों को दूध पिलाए, जो भी प्राणी, मनुष्य भी शामिल है उसमें। ठीक है, कीट जो हैं, कीट श्वसन करते हैं ट्रैकिया से, इसको श्वास नली भी बोलते हैं। ठीक है, श्वास नली। ठीक है, हाँ, टैटुआ को ट्रैकिया बोल देते हैं। जलीय जीव जो हैं वो करते हैं गलफड़ों से। किनसे? गलफड़े या गिल्स या क्लोम। ठीक है, इन तीनों नाम एक ही हैं।
अब जलीय जीवों में एक बड़ी दीदी हैं जिनका नाम है व्हेल मछली। क्या नाम है? सर मेरे व्हेल। व्हेल स्तनधारी वर्ग में आती है। व्हेल जो है इस वाले वर्ग में, स्तनधारी में। ये नाक से सांस लेती, फेफड़ों से। अब है तो है, क्यों का नहीं पता, क्योंकि ये बच्चों को जन्म, मछलियों को ही जन्म देती है, अंडे नहीं देती। ठीक है। चौथे पे है मेंढक। तो मेंढक त्वचा से सांस लेता है जब तक जवान होता है, युवा मेंढक। ठीक है, या बड़ा मेंढक। और मेंढक का बच्चा टेडपोल कहलाता है। क्या कहलाता है? टेडपोल गिल्स से लेता है सांस, गिल्स से। किससे लेता है? ठीक है, रिपीट करें। स्तनधारी किससे लेंगे? कीट, जलीय जीव, व्हेल मछली, फेफड़ों से। किससे? मेंढक, टेडपोल, गिल्स। ठीक है, लग रहा है समझ में आ गया आपके। चलिए अब एक ही चीज और समझिए, फेरिंग्स का क्या काम होता है, लेरिंग्स का स्वर यंत्र जो होता है। देखिए यहाँ पर एक संरचना लटकी होती है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। अपने अपने एक दूसरे के गले में देख सकते हो, तुम अपने में तो देख ही ना पाओगे। मुंह फाड़ के दिखाओ। अरे शांत रहो। देखो अब मैं तुम्हें इसमें ये समझाऊंगा कि हिचकी क्यों आती है हमें, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारे लेरिंग्स की ग्रसनी की संरचना है। ग्रसनी को बड़ा बना दिया। जो ग्रसनी होती है अंदर वाली, ये जो अंदर जो टेटुआ तुम्हें दिख रहा है, ये आगे जाके दो भागों में बटा हुआ है ऐसे। एक ये रास्ता और ये एक रास्ता। ये जो भाई साहब पामरो लेके बैठे हैं, यह जो एपिग्लोटिस है, इसका काम ये होता है कि मुंह में जो चीज़ तुम डालोगे, जो भोजन होगा, वो तो जाएगा भोजन वाली नलिका में, इधर ढकेल देंगे। चलो भाई इधर चलो, हवा आ रही है सांस, तो हवा इधर चलो, एयर इसमें और भोजन इसमें। अब होता क्या है कभी कभी कि हम भोजन करते समय अपने ये बड़े भाई साहब जो हैं हमारे, ये बड़े भाई साहब हैं, ये छोटे भाई साहब हैं। बड़े भाई साहब ब्रेन और छोटे भाई साहब मुंह। तो मुंह और ब्रेन का बड़ा अजब संयोग होता है। जैसा हम कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना ये बात जो समझा रहा हूँ मैं, जैसा हम बोलते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। जैसा बोलेंगे वैसे ही बनेंगे। तो कभी भी अपने आप को ये मत कहा करो कि मैं कमज़ोर हूँ पढ़ने में या मैं होशियार नहीं हूँ। इस ब्रेन को वैसे ही संकेत दो जैसा तुम इससे काम चाह रहे हो। एक वो होती है कहावत, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर किसी बच्चे ने मन में हार मान ली तो वो कभी जीत नहीं सकता, और जिसने मन में हार नहीं मानी वो कहे मैं कोशिश करूँगा, तो वो जीत सकता है। तो हमें मुंह से वही बात निकालनी चाहिए जो हमारे ब्रेन को सही संदेश पहुँचाए। ठीक है, तो ब्रेन जब भोजन कर रहा होता है तो ब्रेन हर चीज़ को संदेश पहुंचाता है कि तुम ये करो, तुम ये करो। संदेश पहुंचाने का काम कौन करता है ब्रेन में? तंत्रिका में कौन सी चीज़ें होती हैं जो मैसेंजर ले जाती है मैसेज? न्यूरॉन्स। कौन होते हैं? लाख और न्यूरॉन्स होते हैं। तो एपिग्लोटिस अपना काम इधर से इधर, इधर से इधर कर रहा होता है। खाना खाते समय में दोनों चीज़ लेते हैं, भोजन भी लेते हैं और ऑक्सीजन भी जा रही है, सांस भी ले रहे हैं। ठीक है, अचानक देखते देखते हम नाटक देख रहे हैं या कोई सीरियल देख रहे हैं या बिग बॉस देख रहे हैं और नेवाला ऐसे गया इधर और मुंह चबाते चबाते, तो एपिग्लोटिस कंफ्यूज हो जाता है कि भाई साहब संदेश भेजो, कहाँ भेजना है? जो ये चबारी का स्त्री और तुम ब्रेन का भेजिए नाटक। उड़ ऐसी स्थिति में जो मैसेज दिमाग से आ रहा होता था एपिग्लोटिस को, एपिग्लोटिस घबरा गया, अरे बाहर में जाओ, नहीं भेज रहे तो मैं इधर भेज दे रहा हूँ। तो ये भोजन को इधर धकेल देता है, ले जा, और तुम्हारी सांस नली में खाना चला जाता है। फिर हिचकी शुरू, हिचकी शुरू और हिचकी शुरू। और हम जैसे ही पानी पी लेते हैं तो नीचे से प्रेशर आता है कि चल बाहर बाहर, इसमें क्या है, चल बाहर चल, बाहर चल और बाहर चल। और जब तक भोजन बाहर नहीं आ जाएगा कुल्ला उल्ला कर गया पानी पी के, तब तक हिचकियाँ शांत नहीं होंगी।
ये होता है हिचकियों का विज्ञान। समझ गए? एक लाइन में अगर कहें तो एपिग्लॉटिस की स्थिति के कारण ही हिचकी आती हैं। अगर एपिग्लॉटिस को सही संदेश नहीं मिला तो वो खाने को गलत जगह पहुंचा देगी। ऐसा होता है ना, जैसे कोई छोटा बच्चा काम कर रहा है, उसकी माँ बैठ के होमवर्क करा रही है, अचानक उनका फ़ोन आ गया। बच्चा ये चाहता है कि पूरी अटेंशन मुझ पे रहे मम्मी की। मम्मी देखो ये कर लिया है मैंने, सही है मम्मी देखो ना, ना देख ठीक है, वो उल्टा सीधा कर देता है, फाड़ देता है। तो वही हाल होता है एपिग्लॉटिस का। एपिग्लॉटिस डायरेक्ट ब्रेन के संपर्क में रहता है कि आप जैसा कहेंगे महागुरु हम वैसा ही करेंगे। ब्रेन समझ देता है हाँ खाओ खाना खाओ खाना खाओ। इसलिए भोजन करते समय ना मोबाइल देखें, ना टीवी देखें, ना कोई नाटक देखें। पूरा का पूरा कंसंट्रेशन भोजन पर रहना चाहिए ताकि पाचक रस निकलें। पता है आदमी पहले आँखों से खाता है। आँखें से कैसे? मिर्च ना लगी? आँखों से खाने का मतलब ये है जैसे ही हम भोजन को देखें, हमारी पैराटाइट ग्रंथि जो है, बड़ी लाल ग्रंथि, वो एक्टिवेट हो जाए। और एक्टिवेट होते ही कौन कौन से हार्मोन्स निकलेंगे? लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज। ये तैयार हो जाता है, भोजन आने वाला है, भोजन आने वाला है। तो भोजन को जैसे ही खाएंगे, चलो भाई इसको पचाना शुरू। तो जब तक हम भोजन पर पूरा फोकस नहीं करेंगे, खाने पर क्या हाँ क्या भोजन है। और सबसे ज़रूरी ये है कि खाना खाते समय हमें देश के अन्नदाताओं को थैंक यू बोलना चाहिए। 2 थैंक यू और तुम्हारे उधार चल रहे हैं जब से जन्म लिया है तब से अब तक। 10-15 साल के तुम हो गए हो, 15, 14, 12 जितने साल के हों, हर दिन या जब भी मौका मिले किसी पेड़ को गले लगा के उससे जेट भरियो और उससे कहना थैंक यू भैया। अब ये बताऊं क्यों थैंक यू? बताऊं क्यों? क्योंकि वो ऐसी अनमोल चीज़ दे रहा है बच्चों जिसकी हमें कदर ही नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कहाँ है। और हमेशा अपना जो जल स्रोत है जहाँ से पानी पीने का आ रहा है उसकी पूजा किया करो। यही 2 चीज़ हैं पूजा करने लायक दुनिया में जो हमें जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन हम इनको कड़ा अगर मकान बन रहा है और पेड़ सामने आ गया, हटा हटा, ये हमारी शोभा बेकार है, हटाओ। विदेशों में, जापान में ऐसा नहीं करते, उनमें बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, पूरा का पूरा पेड़ खांद के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देते हैं। वो कभी नेचर से छेड़छाड़ नहीं करते, क्योंकि अगर नाटूरे से छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हारा फूटूरे बिगाड़ देगा ये। यानी अगर आपने नेचर से छेड़छाड़ करी तो माँ प्रकृति बहुत बड़ा बदला लेंगी। और एक बार बदला ले चुकी हैं 2019 और 20 में कोरोना में, ठीक है ना। तो हमें अपने मदर नेचर को बचाना है, ऑक्सीजन को थैंक यू बोलना है। आज से स्टार्ट करेंगे, बहुत सुकून मिलेगा तुम्हें। कोई भी पेड़ साफ साफ देखो उसको, तुम कितने भी अच्छे कपड़े क्यों ना पहने हो, तुम्हें लगेगा सर हमारे कपड़ा गंदे ना होंगे, हम ना गंदा हो पेड़। सोचा है वो तुम्हें कितनी महत्वपूर्ण चीज़ दे रहा है? सोचा है कभी? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोच पा रहे? क्योंकि वो फ्री में मिल रही है, बिना मांगे मिल रही है। इसीलिए हमारे बैच में भी मैं ये देखता हूँ कि कुछ बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते। क्यों? कि अनिल सर तो पागल हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ो तो ठीक है, ना पढ़ो तो ठीक है। यहाँ पे आज इतने बच्चे दिख रहे हैं, शुरुआत में ज़्यादा थे, अब और कम हो गए। क्योंकि जो चीज़ें बच्चों हमें बिना मांगे और मुफ्त में मिल जाती हैं उनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अरे चलो एम ही है जी, तो मुझे एम ही ले लो, कोई बात नहीं, नथिंग मैटर्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो वायु हम सूंघ रहे हैं इसके सब कर्जदार हो। तो आज से ही कसम खा लें हम तो अपने जन्मदिन पर 1 पेड़ जरूर लगाएंगे, पौधा। और सिर्फ लगाएंगे नहीं, लगा के छोड़ मत दियो तो कल सूख जाए, उसको सींचना भी है अगले जन्मदिन तक। उससे बातें किया करो, उससे अपने विचार बताओ। पौधे जीवित होते हैं, मालूम है कि नहीं? निर्जीव नहीं है, जीवित हैं पौधे। हाँ, उसका जन्मदिन मनाओ, उसके साथ बैठो, कितना कुछ देता है वृक्ष में, ठीक है। दोनों तरफ की भाषा तुम्हें खुद बोलनी पड़ेगी। और भैया कैसे हो, तुम बहनें रक्षाबंधन पर उसकी राखी बांधो। असली भैया वही है कि नहीं है? बताओ। अगर तुम बीमार हो जाओ तो तुम्हारा भैया बचाएगा कि ऑक्सीजन बचाएगी? कहाँ से आएगी ऑक्सीजन? और फिर असली भैया हुआ कि नहीं हुआ? ये घेवर और पैसे वाला सिस्टम नहीं है।
तू सांस ना ले पाए, तेरे आगे 1 क्विंटल घेवर रख दूं मैं, खा लेगा? फिर ऐसे घेवर का क्या मतलब? जी हमें तो लड़का लड़की क्या चाटेंगे फिर हम। भैया ही बना लो। सुपारी का पौधा तो लड़की हो गई वो, और मेहंदी ठीक है, मेहंदी हो गई लड़की, अशोक है तो भैया। सीसम लड़की। हाँ ठीक है, चलो पैसे से मत भटको, आगे लिखिए। ये हिचकी वाला साइन समझ गए? एपिग्लॉटिस की स्थिति के कारण ही हमें हिचकी आती है, ध्यान रखिएगा, बाद में रिकॉल करूंगा मैं। लिखिए, मनुष्य एक बार में कितनी ऑक्सीजन लेता है? देखो, हम एक बार में 500 ml ऑक्सीजन ले लेते हैं। आधा लीटर की बोतल जो होती है ना, उसे भर के उतनी सांस ले लेते हैं एक बार में, उतनी चलेगी आधा लीटर। आधा लीटर 500 ml का मतलब 500 मिलीलीटर। और अगर क्षमता पूछी जाए कि कितनी ले सकते हैं मैक्सिमम, तो वो होती है 600 ml। कितनी? 600 ml ले सकते हैं। एक साधारण इंसान एक बार में, साधारण इंसान 16 बार सांस लेता है 1 मिनट में। कितनी? 16 बार। सोता हुआ इंसान 12 बार लेता है, और बच्चा 25 से 26 बार। अच्छा ये बताओ, छोटा बच्चा ज़्यादा सांस क्यों लेता है? नुन्नू से फेफड़े होते हैं, नुन्नू से नकुआ होता है, कितनी ऑक्सीजन लेगा बेचारा, इस वजह से मल्टीपल टाइम्स सांस लेनी पड़ती है, 25 से 26 बार। ठीक है, सर एक चीज़ हो जाएगी। हाँ, जब हॉस्पिटल में भर्ती होता है तब फिर हमें गैस के सिलेंडर, वही बता रहे हैं हम, उसी टॉपिक पर आ रहे हैं, आपने सही जगह पहुँचे हो। देखो, पर्वतारोही जो होते हैं बच्चों, पर्वतारोही समुद्र में, गहरे समुद्र में, गहरे समुद्र में, और पर्वतारोही गहरे समुद्र में, और वेंटिलेटर, वेंटिलेटर जो होता है वो कृत्रिम। ऑक्सीजन। देखो, पर्वतारोही सब ऑक्सीजन ही ले जाते हैं, लेकिन इनके साथ एक बेंजी और जाती है साथ में, सबके साथ। देखिए, ध्यान सुनिए, ध्यान से भटकिए मत। ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाते हैं पर्वतारोही, समुद्र में भी नाइट्रोजन ले जाते हैं, HE ले जाते हैं, और इसमें H2। ध्यान से समझिए। देखो, हमारे लंग्स को एक के साथ मल्टीपल गैसों को लेने की आदत है। वायु लेते हैं लंग्स, तो उसके साथ नाइट्रोजन रहता है साथ में। तो अगर हम कृत्रिम हवा लेंगे तो उसमें भी नाइट्रोजन भरकर ही लेंगे। जैसे पर्वत में जब लोग चढ़ने जाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाते हैं सिलेंडर में भर के। क्यों? ताकि जो काम की गैस है वो फेफड़े ग्रहण कर लें और उतनी ही मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचे जितनी ज़रूरत है। तो O2 + N2 पर्वतारोही ले जाते हैं। समुद्र में O2 + N2, अगर कम गहराई पे जा रहे हैं, अगर 300 मीटर से ज़्यादा गहरे जा रहे हैं तो ले जाना पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ हीलियम। कौन सी? हीलियम। ये प्रश्न आता है इसमें। गोताखोर कौन सी गैस ले जाते हैं? गोताखोर, हाँ, तैरने वाले जो समुद्र की गहराइयों में जो तैरते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाते हैं। ठीक है। वेंटिलेटर जो होता है, जो ऑक्सीजन की मशीन दी जाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है, वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन गैस दी जाती है मिली हुई। लेकिन ये गैसें जाती जरूर है अंदर, लेकिन हमारा रक्त को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। बाकी सब बाहर निकल जाती है निह श्वसन के द्वारा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि श्वसन का पूरा टॉपिक हमने छान दिया है अच्छे से। इस पर से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलते बोलते मेरा गला थक गया। आप अच्छे से पढ़िए, और कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आप लोगों के तो कृपया कमेंट कीजिएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता चल जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।